नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जेल से बाहर आते ही दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान उनकी ओर से प्रेस वार्ता की गई है। जमकर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही पीएम पर निशाना साधा गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। देर शाम जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपसे मुलाकात दिल्ली के हनुमान मंदिर में होगी और उसके अगले ही दिन सुबह हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल ने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बीजेपी और पीएम पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कर सकता हूं, एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको दो स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया। केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। केजरीवाल जेल से बाहर आते ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अब ऐसे में केजरीवाल के इन बयानों और सभाओं से आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी और इसका बीजेपी पर क्या असर रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चर्चा हम करेंगे सियासत पर क्या असर होगा, चुनाव पर क्या असर होगा और जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी क्या जवाब देती है, इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। प्रोफेसर विधु राव जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष खटाना प्रवक्ता कांग्रेस, सुखवीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत विधु जी आपसे। विरोधी दलों को खत्म करना चाह रही बीजेपी, पूरे देश में केवल एक ही नेता बनना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, बाकी विपक्ष के जितने भी नेता हैं तमाम लोगों को जेल में भेजा जा रहा है, ये आरोप अरविंद केजरीवाल के। ज्योति जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से माफी चाहूंगा, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, जिनमें एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी भी हमारे उपस्थित हैं, उनको आज बधाई देना चाहूंगा कि उनके जो नेता हैं वो जेल से रिटर्न होकर आए हैं, पैरोल टाइप की एक इंटरिम बेल लेकर आए हैं। इसके लिए उनको भी बधाई देना चाहता हूं। देखिए, भारतीय राजनीति में जिस प्रकार की नौटंकी हमने केजरीवाल के द्वारा देखी है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। किस प्रकार एक विचाराधीन कैदी बाहर आकर इस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहा है, जिसकी जमानत याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज किया मेरिट पर, और जब उसने ये प्रे किया कि कृपया मेरिट पर आप फैसला मत दीजिए, मुझे केवल 20-22 दिन के लिए प्रचार करने का समय दे दीजिए, कोर्ट ने उनकी उतनी ही अवधि दी जितने तक कि वो प्रचार कर सकें। हालांकि ये कोई बहुत उम्दा कोई प्रेसिडेंस ले करने वाला है ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बातें जो हैं उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार से उनसे अपेक्षा की जाती है। कहते हैं एफिडेविट लिखवा लो, जैसे कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि गुजरात में 150 सीटें आ रही है केजरीवाल की, और वो तो आईबी की रिपोर्ट को भी कोट करते थे। आज वो कह रहे हैं कि लिख कर दे सकता हूं कि फला आदमी जेल में जाएगा, फला आदमी जेल में जाएगा। खुद अपने बारे में भी कह रहे थे कि मुझे जेल में डालने वाले हैं, फिर जब जेल में गए तो कह रहे बहुत आश्चर्य हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से इन्होंने
मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को निपटा दिया, किस प्रकार से उनको जेल में सड़ने छोड़ दिया और खुद जेल से भागकर बाहर आ गए, ये अपने आप में जो है अप्रत्याशित है। इतनी बड़ी नौटंकी, इतना भारतीय राजनीति में इसका कोई पैरेलल नहीं मिलता। देखिए, दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक जो है बधाइयां मिल रही हैं। वही जो राहुल गांधी को बधाई देने वाले पाकिस्तान वाले मंत्री हैं फवाद चौधरी, उन्होंने बिना देर लगाए जो है केजरीवाल को भी बधाई दी है। सरहद पार से सदाएं आ रही हैं और यही बात है सारी की सारी। ये देश का जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, ये देश का चुनाव है। किस प्रकार से देश विरोधी ताकतें खुश होती हैं ऐसे फैसलों पर, खुश होती हैं ऐसे मूवमेंट्स पर जिसमें आकर देश के विरुद्ध काम करने वाले भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वो एक तरफ से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई देश विरोधी ताकतों से है, भ्रष्टाचारियों से है, और भ्रष्टाचार को खत्म करने की जो सौगंध नरेंद्र मोदी जी ने खाई है, उसी के तहत जो है आज हम देखते हैं कि भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं। यह बड़ा प्रत्याशित है कि कोई किस प्रकार से विचाराधीन अपराधी आकर, विचाराधीन जो कैदी है वो बाहर आकर किस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। और खास बात इसलिए है कि केजरीवाल की राजनीति ही जो है भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन से शुरू हुई। अभी तो ये आरोपी है, खुद अदालत ने भी कहा है कि आरोप संगीन है लेकिन ये दोषी नहीं है। आरोप संगीन है लेकिन ये भ्रष्टाचारी है नहीं है, ये तो अभी साबित नहीं हो पाया। कि ठीक है, सुखबीर तंवर जी हंस रहे हैं। तंवर साहब, ड्रामा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। विधु जी कह रहे हैं कि उनका कोई पैरेलल नहीं है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है ड्रामा करने में। जेल से बाहर आएंगे, एक बार फिर से शुरू हो गया। देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से लोकतंत्र की प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो समान अवसर की अवधारणा है उसको समाप्त करने का प्रयास किया, और उसमें काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके सफल भी रही। लेकिन जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारी की सारी जो प्रक्रिया थी उसके दृष्टिगत जिस प्रकार से चुनाव प्रचार करने की छूट देकर जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है उसमें एक समान अवसर सभी को देने का प्रयास किया है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और इसके ज्योति जी, जिस प्रकार से इन सीबीआई ईडी का प्रयोग हुआ और अनेक नेताओं को इन्होंने जेल में भेजा, इसके विपरीत इन्होंने जो वॉशिंग मशीन ये बने हुए काफी लंबे समय से, उसका प्रयोग करते हुए किस प्रकार से अनेक ऐसे लोगों को क्लीन चिट देने का काम किया। मैं नाम आपके सम्मुख कुछ बता दूं। हेमंत विश्व शर्मा, शारदा चीट फंड, शुभेंदु अधिकारी, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जितेंद्र तिवारी, कोयला चोरी, बीएस येदुरप्पा, अवैध खनन, हार्दिक पटेल, राजदर और तड़ीपार, प्रवीण डारेकर, मुंबई कोऑपरेटिव घोटाला, नारायण राणे, आदर्श सोसाइटी घोटाला, अजीत पवार, सिंचाई घोटाला, अशोक चौहान, आदर्श सोसाइटी घोटाला, सोवन चैटर्जी चीट फंड, यामिनी यादव चीट फंड, भावना गवली चीट फंड, मुकुल रॉय शारदा घोटाला, भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई 300 करोड़ की समनिंग हुई थी। नवीन जिंदल जो इनके प्रत्याशी हैं कुरुक्षेत्र से, जिस प्रकार से कोयला चोरी के आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, और जनार्दन रेड्डी खनन माफिया, प्रफुल्ल पटेल उड्डयन घोटाला, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, जिनका भ्रष्टाचार के बारे में सबको मालूम है। इस प्रकार से इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आज अरविंद केजरीवाल जी के अंतरिम जमानत पर आकर जिस प्रकार से उन्होंने देश के सामने बात रखी है, आने वाले समय में जो समय अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार का मिला है, उस चुनाव प्रचार से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखले गए, इसलिए अनाप शनाप जो मर्जी बातें कर रहे हैं। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, ये समझ लें, बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई, अभी बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई, सारी की सारी अर्जी फर्जी प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है उसका विरोध किया है, उस सारी प्रक्रिया को चैलेंज किया है। और भ्रष्टाचार की बड़ी बात कर रहे थे, अरे जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए थे, और कैसे अपराधियों की बात करते हैं, अपराधी जो एक समय का तड़ीपार और आज दुर्भाग्य से देश का गृह मंत्री अमित शाह
उससे और क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? इस प्रकार के लोग आपराधिक षड्यंत्र ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। निश्चित तौर से भारत का आवाम भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र की राजनीति से, सत्ता से बेदखल करने वाला है और 400 की पार की बात करने वाले आप कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़िए, उसके बाद आरोप ये लगा रहे हैं। मनीष खटाना जी, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है, आप किस तरह का असर देख रहे हैं चुनावी तैयारियों में, चुनावी प्रचार में या गठबंधन को लेकर? में न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका ने जो अंतरिम जमानत दी है उसका स्वागत करते हैं। जहां देश में लोकतंत्र का एक इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, जहां पूरा देश लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहा है, जहां सारे विपक्ष को दबाने का, कुचलने का ईडी सीबीआई द्वारा काम किया जा रहा है, उस दौरान कोर्ट द्वारा जमानत देने का मतलब संदेश ये है कि आज देश में हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो किसी पद पर हो, वो संविधान और लोकतंत्र की बचाने में अपनी आहुति देना चाहता है। और वो चाहते हैं कि विपक्ष हमेशा होना चाहिए ताकि तानाशाही ना हो। जो हिटलरशाही और तानाशाही आज देश में चल रही है, जो वन नेशन वन रैंक की बात करते थे, उन्होंने वन नेशन वन लीडर का काम कर दिया कि एक देश और एक ही नेता होना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है। जिस तरीके से विपक्ष को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, कभी धनबल माध्यम से, कभी ईडी सीबीआई के माध्यम से सरकारें तोड़ी जा रही हैं, ये गलत है। देश में इसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। देश में मजबूत लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सभी व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए अपनी बात रखने की, अपनी बात कहने की, जो हमारे को संविधान अधिकार देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में सबसे ज्यादा अगर मुकदमे देशद्रोह के दर्ज हुए तो इनकी सरकार में। और जो मेरे भाई भी भ्रष्टाचार रहित की बातें कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हुआ? हरियाणा में कौन सा महकमा था? और हरियाणा में अगर सरकार 4.5 साल इन्होंने बीजेपी के साथ चलाई तो किस मुद्दों पर चलाई? क्या वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार नहीं चली? क्या जो 12 महकमे दिए गए उसमें आवंटन जो किया गया, क्या वो पैसों का आवंटन नहीं था? एक्साइज का, रेवेन्यू का, रजिस्ट्री घोटाला, माइनिंग घोटाला, शराब घोटाले, ये सारे घोटालों के पैसे कहाँ गए? ये बीजेपी के पास नहीं गए। प्री प्लान से हरियाणा के किसानों को, जवानों को, यहाँ तक कि महिलाओं के सम्मान तक को ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार ने करा है। और जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 400 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हरियाणा में 70 पार, 75 पार, 80 पार और 83 पार की बात करी थी, लेकिन ये 40 का आंकड़ा नहीं छू पाए। तो ये वो ठीक है, मैं बीजेपी से 400 उत्तर ले रही हूँ। विदु जी, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उसी में से मेरा एक सवाल ये है कि या तो करप्ट लोगों को आप लोग क्या करते हैं, पार्टी में शामिल कराते हैं या फिर जेल भेज देते हैं। अब ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की अगर बीजेपी जीती तो उद्धव को भी जेल भेजेंगे, ममता बनर्जी को भी जेल भेज दिया जाएगा, कुछ और नाम भी लिए गए। तो एक मुद्दा तो लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचारी जो है उस पर प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो एक जिम्मेदार विपक्ष के तहत जो है, जो लोग एक्टिविज्म से निकलकर राजनीति में आए हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो कोर्टों के अंदर जाएं, शिकायतें दर्ज करें, स्टेटस रिपोर्ट्स लें। हम जब विपक्ष में थे हम यही काम किया करते थे। हम अगर केवल यहाँ पर झूठे आरोप लगाना, क्योंकि अगर कुछ भी होता तो सबसे बड़े बड़े वकील देश के अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं, सबसे महंगे वकील जो है, कौन सी पार्टी के पास है? कांग्रेस पार्टी के पास है। जो राम मंदिर के खिलाफ तो याचिका लगा सकते हैं, जो 370 के विरुद्ध तो याचिका लगा सकते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ तो लगा सकते हैं। क्या इन जितने नाम जो सुखबीर तंवर ने बताए, इनमें से किसी के विरुद्ध भी अगर प्रक्रिया के अलग जाकर कोई काम हो रहा है तो क्या ये कोर्टों में जाकर याचिका नहीं लगा रहे होते? जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगाया करते थे जब हम विपक्ष में थे। जब हम विपक्ष में थे, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, हमने कहा घोटाले की जांच होनी चाहिए, इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एफआईआर भी दर्ज करने को तैयार नहीं थी। हमारे नेता किरीट सोमैया जो है कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के माध्यम से एफआईआर करवाई, सुरेश कलमाड़ी जो है जेल में गए, बाद में आरोप सिद्ध हुए बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। हमारे नेता जो है सुब्रमण्यम स्वामी 2G स्पेक्ट्रम के मामले में कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर से याचिका डालकर एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद प्रक्रियाएं करवाई, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी करवाई 2G स्पेक्ट्रम के मामले में। रविशंकर प्रसाद कोयला घोटाले के मामले में गए, दोबारा रीऑक्शनिंग करवाई, देश के राजस्व में 26,000 करोड़ का उसका लाभ हुआ।
देखिए ये भी तो विपक्ष में है, लेकिन केवल इनकी ये यहां पर डिबेट पर बोलते हैं क्योंकि इनको पता है झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलते बोलते इतनी आगे तक बढ़ जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि मुकुल रॉय के लिए तो केजरीवाल प्रचार करने वाले हैं। जिन मुकुल रॉय को केजरीवाल का प्रवक्ता यहां पर बड़बोलेपन में उन पर आरोप बता रहा है, वो मुकुल रॉय अब टीएमसी में है, तृणमूल कांग्रेस में है, और उनके लिए केजरीवाल प्रचार करने वाले हैं। पता तो कीजिए एक बार थोड़ा सा। जिन मधु कोड़ा की बात कर रहे हैं, उन मधु कोड़ा को सीएम किसने बनाया था? एकमात्र विधायक था झारखंड का, और उनकी पत्नी सुधा जो कोड़ा है, उनके लिए उनके साथ कौन खड़ा हुआ है? केजरीवाल ने आज हेमंत उनकी पत्नी कहाँ है? उनकी पत्नी कहाँ है? एक मिनट सुनिए, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? कहीं अपनी बात हेमंत सोरेन का बार बार नाम लिया, झारखंड का बार बार नाम लिया, और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। जब झारखंड के अंदर, जब हरियाणा न्यूज पर हम सब दर्शक देख रहे हैं, जब हर चैनल पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से आलमगीर से लेकर उनके धीरज साहू तक के पास अनअकाउंटेड खरबों रुपया मिल रहा है, तो फिर बात क्या रह गई? दूसरा आरोप जो तानाशाही का है, वो तो खुद ही वो आज जो है उन्होंने अपने ध्वस्त कर दिया तानाशाही वाला आरोप। वो खुद कह रहे हैं कि अमित शाह जी बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, ऐसा उन्होंने जो है यहाँ पर एक शगुफा छोड़ दिया। अब मैं बड़ी दिलचस्पी से जानना चाह रहा हूं, ये ऐसे तानाशाह का नाम बताएं जो 75 की साल में रिटायर हो जाते हैं। ऐसी बातें आज उन्होंने कही जिनका बेसिर पैर है, और साफ पता चल रहा था किस प्रकार से बौखलाए हुए हैं वो। कल वो जब बाहर निकले थे तो उन्होंने केवल एक बात कही थी, दिल्ली के लोगों को कहा था कि सब जो है कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचो। आज जो है टीवी कैमराज ने दिखाया कि 50-100 लोगों से अधिक आदमी नहीं वहां पहुंचे कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में। ये सारी उनकी बौखलाहट है, जिसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे, उसको रैली बना दिया उन्होंने। किस प्रकार से भगवंत मान और 50-100 लोगों के साथ खड़े होकर वो प्रचार कर रहे थे। साफ तौर पर अब दिल्ली के अंदर भी, हरियाणा के अंदर तो नोटा से मुकाबला आम आदमी पार्टी का रहता ही है, अब दिल्ली के अंदर भी जो है नोटा से मुकाबला है। और मेरी टीम मुझे बता रही थी कि नई दिल्ली में पिछली बार 6601 वोट आया था नोटा का, इस बार नोटा से कम वोट आने वाला है दिल्ली के अंदर केजरीवाल को। साउथ दिल्ली में 5264 वोट आए थे, उससे कम वोट आएगा। ईस्ट दिल्ली में 4920 वोट आए थे। ये जो भी चल रहा है, इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा, ये विधु जी कह रहे हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं के भी बयान आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अरविंद केजरीवाल की कैंपेनिंग करने का। दूसरा मेरा सवाल ये भी कि करप्शन से जुड़े मामलों में आपके नेता जेल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़नी है, पीएम मोदी मुझसे सीखे। क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल को ऐसा? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 8,552 करोड़ का तो वैध तरीके से घोटाला किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ऐसे संवैधानिक बता दिया, और इसकी आड़ में सीबीआई ईडी का प्रयोग करके कितना ही हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है देश में। कांग्रेस के 1361 करोड़ को वापस करवा दो एक बार। घोटाला किया है वो देश और प्रदेश। कांग्रेस के 1361 करोड़ का घोटाला है क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का? जिस प्रकार क्या कांग्रेस के 1361 करोड़ आम आदमी पार्टी के गठबंधन में चुनाव प्रचार में लग रहे हैं क्या? हो चुके हैं, इलेक्टोरल बोर्ड हिस्सेदारी घोषित हो चुका है। 1361 करोड़ तो कांग्रेस ने लिए हुए, उनसे भी तो वापिस करवाओ। एक तरफी बात क्यों कर रहे हो? कौन सा घोटाला हो गया? कौन सा घोटाला हो गया? आप बेवजह की कौन सा घोटाला? अगर घोटाला है तो वापिस करवाओ कांग्रेस से वापिस करवाओ पैसे। कांग्रेस से 1361 करोड़ तो वापिस करवाओ। अगर घोटाला है तो वापिस करवाओ। मीठा कड़वा तू, कांग्रेस को मिला कोई घोटाला नहीं, भाजपा को मिल गया घोटाला हो गया, ये क्या बात हुई? कैसे वकील इलेक्ट्रोल बॉन्ड में अपने खड़े करे? आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड मुख्य विमर्श का विषय बन चुका है, और आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड को घोटाला नहीं बताया कोर्ट ने। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जो दान करता है उसका नाम बताना चाहिए, जो दान करता है उसका नाम बताने को कहा है। घोटाला कैसे होगा? ये बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि डाटा सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था अदालत की ओर से। यही बात है, घोटाला कैसे हो गया? डाटा सार्वजनिक किए जाने के लिए कहा गया था। सुखबीर तंवर जी, ये सवाल जो कि नोटा से पीछे चले जाएंगे आप लोग, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बाहर आए हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, बीजेपी को लगता है नुकसान चुनावी आप लोगों को ही होगा, जनता सब कुछ देख रही है। देखिए ज्योति जी, ये बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। आप समझो, पंजाब में 117 में से 92, 70 में से 67, 70 में से 62, कैसी ये बात करते हैं? पता लग जाएगा। नोटा के आसपास
तो लोकसभा तो चुनाव है, मतलब लोकसभा में शराब तो घोटाला सुनिए ना आप लोग दिल्ली इसका मतलब शराब घोटाला करोगे, एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त दोगे, इसका मतलब टेट्रा पैक दिल्ली में चलाओगे, शराब नीति के तहत। अरे तुम लोग तो स्वराज की किताब लेकर आए थे, दारू की बोतल बांटने लग गए, क्या से क्या हो गए, स्वराज की किताब छोड़कर दारू की बोतल बांटने लग गए। घोटाला कर रहे हो, गुजरात में हर रोज जहरीली शराब पिला रहे हो, गुजरात में घोटाला हो रहा हर रोज हो रहा चलिए है। मैं लास्ट कमेंट प्रधानमंत्री के शराब खिलाफ नीति हो रहा आपने है, क्यों कोई बदली? जवाब आपके पास नहीं है। आपने मनीष जी, शराब नीति ठीक क्यों है, बदली? विदुर जी, 43 मोबाइल क्यों तोड़ दिए? अरे आप गुड़गांव 150 सिम क्यों तोड़ दिए? बताओ बताओ। विदुराव जी, सुप्रीम कोर्ट जी, आप घोटाला दोनों नहीं अभी होगा रुकिए, दोनों तो को 150 सिम दोनों क्यों को तोड़ने म्यूट पड़े? कीजिए, प्लीज यार। बहुत ज्यादा समय है नहीं चर्चा के लिए, केवल आधे घंटे के लिए चर्चा कर रही हूं मैं। कांग्रेस से मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि चुनाव में कैंपेनिंग के लिए आए हैं अरविंद केजरीवाल, अब तक वो जेल में है, इस बात का मुद्दा भी बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं सहानुभूति की उम्मीद आप लोगों को भी लग रही होगी कि अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से सहानुभूति मिलेगी। तो कांग्रेस अब कैसे देख रही है? अब वो बाहर आ गए हैं, वो खुद ही मुद्दे उठा रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं, किस तरह से प्रभावित होगा चुनाव प्रचार? देखिए ज्योति, जब किसी इंसान को सरकार द्वारा दबाया जाता है तो जनता जनार्दन है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जनता उसका जवाब देती है। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष को दबाने का और कुचलने का काम किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो उसमें ये बिल्कुल जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है, ये सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पीच में बौखलाहट नजर आ रही है, वो कभी कुछ कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर सीधा प्रहार देश के प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र के सबसे बड़े देश में अगर किया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे भाई ने भी अभी पाकिस्तान की कर रहे थे, तो ये वो लोग हैं जो तो मुसलमान पाकिस्तान पर ही खड़े हैं। आज तक इन्होंने डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर बात नहीं करी, कभी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करी कि हमने देश में ये करा। देश के सारे संस्थान बेचने वाली सरकार। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बात नहीं की, सरकार अपनी उपलब्धियां तो बताती है, इसमें थोड़ी कि हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आज ही मुद्दा नहीं इसलिए इस पर बात नहीं हो रही है। समय नहीं विदु जी, केवल 10 सेकंड में अपनी बात कहिए आप। केवल 3 छोटी सी बातें। जब केजरीवाल निकलकर प्रचार करने आएंगे तो उनका परिचय हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की पैरोल से छूटकर आया हुआ प्रचार करने वाला होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी को कोई चैलेंज कर सकता है पूरे हिंदुस्तान में तो केवल आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस के लिए चैलेंज है। और तीसरा, इसीलिए राहुल गांधी ने अब तक कोई बधाई नहीं दी। सबसे ज्यादा दुखी और शंका में तो इस समय राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी दुखी हैं जब से केजरीवाल बाहर आए हैं कि सारी की सारी लाइमलाइट जो है जोकरगिरी करके, ताना जिस प्रकार तमाशे करके केजरीवाल ले जाएंगे, अब अगले 20 दिन तक राहुल गांधी को कोई नहीं पूछेगा। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का वक्त दिया। चर्चा हमने की अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हुए, बीजेपी पर हमला बोला, तो क्या कुछ असर चुनाव पर रहने वाला है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।